राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि है सामाजिक अध्ययन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। इसमें है प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। पहला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। पहला ऑप्शन है 13वें, दूसरा है 10वें, तीसरा ऑप्शन है 11वें और चौथा ऑप्शन है 9वें शिलालेख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 13वें शिलालेख, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो जो मौर्य काल था उसमें गुप्तचर लोगों को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन है संस्था, दूसरा है गूढ़ पुरुष, तीसरा है संचार और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 10 और चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो था वो 7 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के जो अवशेष थे कहाँ से मिले हैं। पहला है कुम्भलहार पटना, दूसरा है चंपा और तीसरा है ऑप्शन कौशाम्बी, चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुम्भलहार पटना से इनके महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, यानी कि कौन सी इनमें से पुस्तक है, कौन सा ऑप्शन है जहाँ से धम्म की परिभाषा ली गई है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है आचारांग सुत्त और तीसरा ऑप्शन है राहुलोवाद सुत्त, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राहुलोवाद सुत्त, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ही अशोक के धम्म की परिभाषा को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विष्ट क्या था। जो विष्ट शब्दावली है, टर्म आया हुआ है, ये क्या था। पहला ऑप्शन है धार्मिक कर, दूसरा है भूमि कर, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई कर और चौथा ऑप्शन है निःशुल्क श्रम। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निःशुल्क श्रम, यही विष्ट कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए। पहला ऑप्शन है कुषाण, दूसरा है इंडो ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है गुप्त और चौथा ऑप्शन है मौर्य। तो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले जो लोग थे उनका नाम वो लोग थे इंडो ग्रीक। पहला ऑप्शन बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद यूनानियों के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुषाण शासक था कनिष्क, उसी के द्वारा सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन कौन था। पहला ऑप्शन है शक शासक, दूसरा है कुषाण शासक, तीसरा है सातवाहन शासक, चौथा ऑप्शन है वाकाटक शासक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शक शासक। रुद्रदामन जो था वो शक शासक था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था। पहला ऑप्शन है चरक, दूसरा है सुश्रुत, तीसरा ऑप्शन है धन्वंतरि और चौथा ऑप्शन है जीवक। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन पहला सही होगा, चरक। यानी कि जो कनिष्क था, कनिष्क के राजवैद्य जो थे उनका नाम था चरक। ये चिकित्सक थे और ये कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बट गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ही जो महायान शाखा थी इसी से संबंधित कनिष्क था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी। पहला ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन है पुरुषपुर। तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। जूनागढ़ से जो संस्कृत का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस शासक का है।
पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा है गोंदोफर्नेस, तीसरा ऑप्शन है रुद्रदामन और चौथा ऑप्शन है विम्फिसस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रुद्रदामन का जो अभिलेख है वही जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली हुई है? रोम बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा है अरिकामेडु, तीसरा ऑप्शन है हम्पी और चौथा ऑप्शन है सतारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अरिकामेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जबकि हर्ष चरित्र की अगर बात की जाए तो वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। कुछ हर्षवर्धन की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे कि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये पुस्तकें हर्षवर्धन की हैं। और नागार्जुन की अगर बात की जाए तो इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है आरोग्य मंजरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? तो गुप्त संवत जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और उसकी बाद अगर बात करें तो हम जो गुप्त वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, गुप्त संवत प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम और श्रीगुप्त, इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। जबकि समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जबकि स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चीनी यात्री जो फाहियान था ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि हर्षवर्धन के समय में आने वाला जो यात्री था उसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया? तो जो मौर्यों द्वारा जो निर्मित झील थी सुदर्शन झील, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पहला ऑप्शन है रुद्रदामन, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यही इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कि सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार था ये रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? अभी इसकी मैं बात कर चुका हूँ। भारत पर हूणों का आक्रमण जो था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही है। जबकि समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन माने जाते हैं और श्रीगुप्त इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस गुप्त शासक के से संबंधित है? यानी कि किसके दरबार में नवरत्न रखे गए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में नवरत्न मौजूद थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसका संस्थापक कौन था? इसका पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा है कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन है धर्मपाल और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जबकि धर्मपाल के द्वारा की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें दीनार कहा जाता था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जबकि रूप्यक जो था इसको चांदी के सिक्कों को रूप्यक कहा जाता था। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? पहले इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी?
इनमें से कौन सी राजधानी हर्षवर्धन की थी? तो पहली बात तो हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थानेश्वर थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जबकि प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, नहीं तो इसका ऑप्शन थानेश्वर हो जाता। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? यह भी अभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि ह्वेनसांग जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। कैलाश मंदिर जो शिव से संबंधित है, पत्थरों को कटवा करके बनवाया गया था, और किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहला है इंद्र द्वितीय, दूसरा है कृष्ण तृतीय, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रथम और चौथा ऑप्शन है इंद्र प्रथम। तो कृष्ण प्रथम जो थे इनके द्वारा ये इसका निर्माण कराया गया था। ये राष्ट्रकूट शासक थे। राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था दंतिदुर्ग। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? पहला ऑप्शन है पल्लव, दूसरा है राष्ट्रकूट, तीसरा ऑप्शन है पांड्य और चौथा ऑप्शन है चालुक्य। तो वातापी या वादामी जो है ये राजधानी थी चालुक्यों की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? पहला ऑप्शन है चोल, दूसरा है चालुक्य, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा ऑप्शन है पाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चोलों के समय में ही स्थानीय स्वशासन मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर जो था इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन पहला है राजेंद्र प्रथम, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है राजराज प्रथम और चौथा ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राजराजा प्रथम जो थे इनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था और ये चोल वंश का शासक था। और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो थीं ये इनमें जो मंदिर निर्माण कराए गए, तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पहला है पाल, दूसरा है चालुक्य, तीसरा ऑप्शन है चोल, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलिफेंटा गुफाओं के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। बात करते हैं पाल वंश की, तो पाल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था गोपाल। जबकि चालुक्य वंश के संस्थापक की बात की जाए तो इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। जबकि चोल वंश के जो संस्थापक की बात की जाए तो इसका नाम था विजयालय। और राष्ट्रकूट शासक की बात की जाए तो इसका संस्थापक था दंतिदुर्ग। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। जल्द ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप हमारी सीरीज़ ज्वाइन करते रहिए। हमारी सीरीज़ में इस समय हम विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान के प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमें वॉच टाइम मिले और हमें सब्सक्राइबर मिले और हम और भी अच्छे वीडियोस बना सकें। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।